है रेडी है सारे? हाँ, 10 मिनट की सेशन है। ट्वेंटी थ्री है। Students, I'm just adding up that be here for another 10 minutes. I'll just give you a brief session and then I'll continue. You will be continuing with your computer regular classes and that will be enough. Okay. So just hold up here for 10 minutes. Live पर ready है? On. Okay guys, good evening. So my name is Ashwini Rathore. I'm basically representing the Jodo finance process of resonance which we are operating over here. I think most of you have got call from us. Okay, from resonance and you have got multiple calls and I think आपके पेरेंट्स को भी कई बार कॉल जा चुका है. ठीक है, तो आज जैसे हरिओम भी मेरे पास आया था, तो आपके पेरेंट्स को कई बार कॉल जा चुका है और आपको भी अपडेट हो चुकी है. तो हम लोग रेजिडेंस के फी पेमेंट प्रोसेस में कुछ कुछ चेंजेस किए. ठीक है, तो बेसिकली जब आप एडमिशन लिए थे 12th के लिए, मतलब मूविंग फ्रॉम विकास विपुल टू विजेता जो आपने मूव किया था, तो वहां पे आपको दो चीजें कंफर्म की गई थी कि जब 7th फेब को आपकी क्लास शुरू हुई है, राइट, 7th फेब को, तो उसमें ये बोला गया था कि सर 7th फेब से पहले अगर आपकी 130 फी है, आई एम आस्किंग व्हाट विदाउट एनी स्कॉलरशिप, ठीक है, अगर स्टैंड फी 130 है तो 90,000 पहले और 40,000 आफ्टर 2 मंथ्स, विच मींस 65% अभी और 35% बाद में. ऑनलाइन वालों के लिए सेम चीज थी, 60,000 अभी, 30,000 बाद में. बट ये चीज को देखते हुए हमने इसलिए इंश्योर किया कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे या बहुत सारे पेरेंट्स थे, उसने इंस्टॉलमेंट के लिए रिक्वेस्ट की, विच इज अ फेयर आस्क, नो डाउट, दैट्स अ कंप्लीटली फेयर आस्क, क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है आप हमारे साथ काफी लंबे समय तक हो, एटलीस्ट एडवांस तक हो, मेंस क्वालिफाई करोगे, एडवांस तक हो, मेंस क्वालिफाई करोगे, एडवांस तक हो, बढ़िया, ठीक है. तो उस केस में फिर हमने बोला कि ठीक है हम इसको इंस्टॉलमेंट में स्ट्रक्चर करते हैं. ठीक है, तो हमने इंस्टॉलमेंट में स्ट्रक्चर करने के लिए एक चीज डिसाइड किया कि हम अगर इंस्टॉलमेंट देंगे तो सभी को देंगे, उसके बाद मैं पेरेंट्स के ऊपर छोड़ना चाह रहा हूं कि वो लेना चाहते या नहीं चाहते. ठीक है, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट लेंगे तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट इज मैंडेटरी. The fee payment process which we have designed is mandatory. The reason is कि आप अगर चाहते हो कि सर हमारी फी इजिली पे हो, तो रेजोनेंस ऑल्सो वांट्स कि आपकी फीस की कलेक्शन प्रोसेस भी इजी हो. फेयर पॉइंट? एनी कॉन्ट्रडिक्शन? नो, कुल. तो इसमें क्या है कि आप 5-6 महीने में अपनी फी पे कर सकते हो, लेकिन जितने लोग इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, इट्स मैंडेटरी टू एंश्योर कि सभी का फी पेमेंट प्रोसेस जो है वो कॉमन हो. दैट इज जो हमारा जोडो प्रोसेस है उसके थ्रू आपकी फी पेमेंट होगी. उसमें क्या होता है कि अब ई मैंडेट से फी पेमेंट प्रोसेस करते हैं. एंड व्हाट इज ई मैंडेट और बाकी जो नॉर्मल पेमेंट मोड में डिफरेंस क्या है? तो इसमें क्या होता है, आपके अकाउंट से या पेरेंट के अकाउंट से डायरेक्टली रेजिडेंस के अकाउंट को पे होती है. ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन आईडी, यूटीआर जो भी होता है सारा कुछ अपडेट होता है और पेरेंट्स को हाथों हाथ ये रिसीट जाता है. सो बेसिकली हमारा मेन फोकस जो है जो फी पेमेंट प्रोसेस को वो इजी करने का. आपको हाथों हाथ रिसीट वगैरह मिल जाती है, पेरेंट्स को कंप्लीटली इमीडिएट रिसीट मिल गई सॉफ्ट कॉपी पे, और आप ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट जोन में जाके जो आज तक आप लोग करते आते थे फिजिकल रिसीट ले लेते थे, वो अभी भी आप ले सकते हो. इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं? ओके. ई मैंडेट करने के लिए बेसिकली चाहिए क्या होता है? एक सिंपल सा प्रोसेस है, 5 मिनट का है. ठीक है, दो चीज चाहिए होती है. हरिओम बताना चाहोगे क्या चाहिए होती है? मैं ही बता दूं? चलो यार ठीक है, मुझे भी पैसे मिलते मैं ही बता देता हूँ. ठीक है, बेसिकली आपको दो चीज चाहिए होती है. एक सिंपल अकाउंट जो सबके पास होता है, और उसका या तो डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग. क्योंकि आज तक आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो भैया अकाउंट तो यूज किया होगा ना, बैंक तो यूज किया होगा ना, बिना उसके तो हुआ नहीं होगा कुछ भी, राइट? अगर आप भी मुझे कैश दोगे तो मैं भी एक बैंक को ही जाऊंगा, राइट? तो एक अकाउंट और एक डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, कुछ भी एक चीज. डेबिट कार्ड इज गुड इनफ, जो सबके पास होता है. डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड, पहले बता दूं, बहुत लोग का ये क्वेश्चन होता है सर डेबिट कार्ड तो नहीं है, क्रेडिट कार्ड चलेगा क्या? डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड. ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप जब आते हो वहां पे आप अपना रोल नंबर डालोगे, आपके एक जो फी पेमेंट लिंक है, आप
आप सारे स्टूडेंट्स के पास ये लिंक जा चुका होगा ऑलरेडी। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैटरडे को रेजो अलर्ट में और टेक्स्ट मैसेज सभी को गया है। ठीक है, या फैकल्टी नहीं हो ना, मुझे मार्कर का आदत नहीं है। ठीक है, resonance.jodo.in। ठीक है, इस लिंक पे जब जाओगे तो ऑब्वियसली अभी आपको 5-6 इंस्टॉलमेंट नहीं दिखेगा, मैं पहले क्लियर कर देना। अगर जब जाओगे तो जो भी आपकी पेंडिंग फी है बाय डिफॉल्ट 3 इंस्टॉलमेंट दिखेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 3 इंस्टॉलमेंट दिखेगा। ओके, आपको वो चीज चेंज करानी होगी। ठीक है, और मैं अभी बेसिकली अपने क्वेरी के लिए आपको एक नंबर दे देता हूं, 8951922816। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। मुझे भी पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा हैंड राइटिंग बनाने के लिए। ओके, द कॉन्टैक्ट पर्सन नेम इज अश्विनी राठौर, आई माई सेल्फ। ठीक है, मेरी एक टीम है जो आपको बेसिकली अभी रीच आउट कर लेगी, नो डाउट वो आपको इंटीमेट कर देगी। ठीक है, और फिर आपको अगर कोई भी फर्दर क्वेरी आती है, कुछ भी डिस्कशन होता है या फिर कोई भी कंप्लेंट होता है, यू कैन रीच मी आउट डायरेक्टली। यू कैन रीच मी आउट डायरेक्टली इन दिस केस। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये तो आपके फादर के लिए था, आपके लिए थोड़ा सा कुछ। ठीक है, ऑब्वियसली अभी आपने प्रिपरेशन अपने फैकल्टीज के साथ लगातार कर रहे हो, नो डाउट। ठीक है, हरिओम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप लोग अपनी पूरी फैकल्टी के साथ पूरी प्रिपरेशन कर रहे हो, सब कुछ नो डाउट। लेकिन कई बार एग्जाम्स में आपको कुछ चीज मिस हो जाती है, जैसे उसके लिए आपको चाहिए होता है स्ट्रैटेजी डिस्कशन वगैरह। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी डिस्कशन के लिए तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो जिस बंदे ने ये पूरे फाइनेंस प्रोसेस डिजाइन की है, जितने टीम ने डिजाइन की है, द गुड थिंग फॉर यू इज दैट मोस्ट ऑफ देम आर एक्स IITs। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर एक्स IITians, and they have willingly decided that if there's any student who needs one-on-one session for any strategy discussion, they are open for it. ठीक है, they are completely open for it, but not for all. The reason is हमारे पास उतने लोग नहीं है जितने आपके स्टूडेंट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम 1 by 1 सबको असिस्ट कर पाए, लेकिन जितने लोग हैं उसके हिसाब से शायद हम सबको ना कर पाए। कुछ क्वेरी? ठीक है, तो जितने लोग हैं उसमें शायद हम सबको एडजस्ट ना कर पाए, लेकिन फिर अभी प्रोसेस करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम को रीच आउट कर पाए। तो उसमें बहुत सारे एक्स IITians हैं, IIM वाले भी हैं। खैर आपको IIM का जो है उसका स्ट्रैटेजी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बट दे आर नॉट देयर फॉर टॉपिक और एनीथिंग। टॉपिक के लिए आपके फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट फॉर एनी स्ट्रैटेजी सेशन की इसमें कैसे कर सकते हैं, किस टाइम पे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक वीक है तो इसे फोकस करने की जरूरत है कि कौन से छोड़ना सही रहेगा। ठीक है, 100 में 100 नहीं लाने हैं, किसी को रैंक ऊपर लाना है, नंबर तो आ ही जाएगा बाई डिफॉल्ट। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी, एनीथिंग इन दिस? The time frame for you is that within this week this mandate has to be set up in this link. ठीक है, वो आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि लेकिन सिंस आपको इसमें डेट वैल्यूज चेंज करना पड़ेगा, द डेट्स, इंस्टॉलमेंट डेट्स एंड द वैल्यूज विल बी लिंक इट अप टू द पेरेंट्स टू डिसाइड टू सम एक्सटेंट। किसी को 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, वो हम पेरेंट्स के ऊपर छोड़ रहे हैं कि किन्हें कितना चाहिए, उसके हिसाब से वो चीज चेंज कर सकते हैं। और वन लास्ट पॉइंट आई एम एडिंग अप, इसमें बहुत सारे क्वेरीज आए थे कि सर हमारा जो है अभी स्कॉलरशिप टेस्ट होना बाकी है। ठीक है, उसके बाद तो फी हमारी कम होगी, इनफैक्ट दैट इज द फाइनल फी विच वी विल हैव टू पे, राइट? सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, जब इसमें इंस्टॉलमेंट आप सेटअप कर रहे होगे, देन लेट अस नो, वी आर एक्चुअली इंश्योरिंग कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो कोशिश हो कि जून जुलाई तक जाए। इससे क्या होगा, आपके स्कॉलरशिप टेस्ट कब है? 3 या 4 अप्रैल को है, राइट? 3 या 4 अप्रैल को आपके स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब विद इन 10-15 डेज फ्रॉम देन या मिड अप्रैल तक मान लो, आपको पता होगा कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी है, फाइनल फी कितनी है, सब कुछ आपको पता होगा, राइट? सो यू आर स्टिल हैविंग द इंस्टॉलमेंट पेंडिंग ऑफ मई, जून एंड जुलाई। तो 50% जो फी है आपकी अभी भी आपके होल्ड में है, और ये वहां से अगर किसी को भी 10,000 15,000 जो भी कम हो, इधर से कम हो जाएगा। नहीं तो फिर अप्रैल में अगर लास्ट में, तो अप्रैल से कम हो जाएगा। ठीक है, so you have 1 week's time, finish this off, let me know in case of any query, and Abhijit, I'll be signing it off. Good luck guys, thank you.
इवनिंग। क्या ज्ञान मिल गया आपको? एक्स्ट्रा ज्ञान किसके बारे में मिला है? फीस। लिखना है, कुछ लिख लिया ये इंफॉर्मेशन? बच्चों ने मैसेज क्या किए हुए हैं, एक मिनट। क्या हो गया? जो क्या ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी? क्या इंफॉर्मेशन दी है सर लोगों ने? मैम मैंने लेट आया, कुछ भी समझ नहीं आया उन्होंने क्या बोला। बेटा मुझे खुद को नहीं पता क्या समझा के गए। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम वो क्या समझा के गए, हमें कुछ समझ नहीं आया। मुझे भी समझ नहीं आया। मैं तो थी नहीं, तो मुझे पता ही नहीं है। चलो, कुछ होमवर्क दिया था करने के लिए। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए जीओसी। चलो डिस्कस कर लें पहले। आज मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है बेटा सभी को। निकाले बेटा शीट सभी, और जिनके पास शीट नहीं है वो मोबाइल में अपने रेजो सर पे खोल लो शीट बेटा सभी के, ठीक है। सेक्शन ए डिस्कस करना है, और थोड़ा सा मैंने आपको बोला अभी अपना पढ़ाने में भी बाकी है, तो उसको भी मैं पहले पढ़ा देती हूँ। पहले पढ़ा दूं या फिर डिस्कस कर लूं? पढ़ा दो। डिस्कस कर लेते, चलो ओके। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए पार्ट 1। जिसको भी डाउट हो लिख देना, बेझिझक पूछना। नहीं आया समझ में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक चीज याद रखो, हम पढ़ाते हैं, फिर आपने ईमानदारी से सॉल्व किया सभी ने शीट को घर पे। नहीं आया कोई भी ये मत सोचना कि और मेरे क्लास के बच्चे क्या सोचेंगे, क्या सिली से डाउट पूछ रहा है, ऐसा कुछ मत सोचना, ठीक है। चलो ए1 में किसी को डाउट है? ए1 में भी डाउट है। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहले में O-, दूसरे में कार्बन माइनस, तीसरे में नाइट्रोजन माइनस, फोर्थ में अगेन नाइट्रोजन माइनस, फिफ्थ में फ्लोरीन माइनस। याद है आपको सभी को? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑल बिलोंग टू पीरियड। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही। सबसे ज्यादा कार्बन माइनस। अब आप ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन के 2 दे रखे हैं, एक दे रखा है NH2 माइनस। NH2 माइनस को मैं ऐसे लिख दूं, एक दे रखा है NH माइनस C2H5। इन दोनों में NH माइनस कॉमन है। बताइए बेटा H कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? 0। जबकि इथाइल कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? +I। और +I इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो नेक्स्ट वाले में इथाइल आ जाएगा, इथाइल के बाद NH माइनस F माइनस। ओके। A2 में 2 क्वेश्चन है, A2A A2B। एक मिनट, A2 का C CH3CH NH2PH, CH3CH2 NHPH, और लास्ट वाले में PH CH2 CH2 NH2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकेलाइज और डीलोकेलाइज? जल्दी से बताओ। लोकेलाइज। इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज। किसकी साइड? पीएच की साइड। इसके साथ डीलोकेलाइज हो रहा है, ये वाला लोन पेयर लोकेलाइज।
ये तो कंफर्म है कि इन तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे बुरा कौन है? सेकंड। लोकेलाइज और डीलोकेलाइज में डीलोकेलाइज लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ लोकेलाइज के कंपैरिजन में कम होती है। इसमें कैसे कंपेयर करें? ये भी लोकेलाइज है, ये भी लोकेलाइज है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, इसके पास भी 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन। आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ये pH। बेटा क्या ये pH इसके साथ कंजुगेशन में है? और जब कंजुगेशन में नहीं है तो क्या ये मीजोमेरिक इफेक्ट लगाएगा? नहीं। तो ये यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? आई। और pH कौन सा आई लगाता है? -I। क्या आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? तो जिस ग्रुप की आपको बेसिक स्ट्रेंथ पढ़नी है, यानी जिस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, उससे pH जितना दूर होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ उतना कम करेगा। -I यानी इसमें -I कैसा लग रहा है? वीक। इसके कंपैरिजन में इसमें -I कैसा लग रहा है? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो उसके नजदीक है। नजदीक होने से -I स्ट्रॉन्ग लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। नाइट्रोजन की चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम। तो इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हुआ? 3 1 2। क्या ये ऑर्डर समझ आ गया? ठीक है। A2 के बाद A3, A3 में कोई डाउट? A4, चलो पार्ट 2, A3 पार्ट 1 का बेटा A3 वैसे A3 मैंने क्लास में बहुत अच्छे से करा दिया। आपको याद है बेटा? इसका नाम बताया था, ये क्या था? पायरिडीन। इसको छुपा लो। ये कौन था? एनिलीन। और इन दोनों को छुपा के यहां पे ध्यान से देखो, ये कल मैंने 3 नाम भी बोले थे। पायरोल याद है सभी को? बस इसने क्या किया? तीनों को एक ही में नाम दे दिया। ये वाला लोन पेयर डीलोकेलाइज, ये लोन पेयर डीलोकेलाइज, ये वाला लोन पेयर लोकेलाइज। नंबर कौन कौन सा है? 2 3 1। सबसे ज्यादा बेसिक हो गया बेटा 2। इसका लोन पेयर पार्शियली डीलोकेलाइज, क्योंकि वो एरोमेटिसिटी को डिसाइड करने में कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं है, वो जस्ट डीलोकेलाइज हो रहा है। जबकि पाइरोल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो क्या करता है? उसकी एरोमेटिसिटी को डिसाइड करने के लिए इन्वॉल्व होगा। तो ये पार्शियली डीलोकेलाइज है, कंप्लीटली डीलोकेलाइज। 1 के बाद 3। और बोलिए, हो गया बेटा ए सेक्शन पार्ट 1। पार्ट 2, पार्ट 2 में A1 A2, एक बच्चे ने पूछा, दिव्यांश ने A1। बेटा दिव्यांश A1 CH3 CH2 माइनस, ओके। चलो बेटा अच्छा क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे A1 पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे हैं हम अपन। कार्बन माइनस कार्बन माइनस कार्बन माइनस नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है, तो ये पीरियड के पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम। ठीक है। और ये हो गया CH3 CH2 माइनस डबल बॉन्ड। अब इन दोनों में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये जो कार्बन है, जनरली हम जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की। कितनी होती है? 3। कार्बन की कितनी लिखते हैं अपन? 2.4 या 2.5 भी लिख देते हैं। क्लियर है सभी को? जब हम कार्बन और नाइट्रोजन बोलते हैं तो वो होते हैं sp3। ये हमेशा याद रखना। जो आपने 2.4 बोली है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस कार्बन की होती है? sp3, क्योंकि वो एल्केन में मेजर की गई थी। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज है, और ये जो नाइट्रोजन है ये कैसा हाइब्रिडाइज है? sp3। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की जो आप 2.5 बोलते हो, याद रखना वो sp3 कार्बन की होती है। और हमने साथ में एक लाइन पढ़ी है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जितने बढ़ेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उतनी ही बढ़ेगी। इसके कंपैरिजन में इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जस्ट डबल है। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.2 होती है। ये लिखो अब आप लोग सभी, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.2 होती है।
नाइट्रोजन की वही है sp3, नाइट्रोजन की कितनी 3, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की 3.2 और 2.5 किसकी होती है sp3 कार्बन की। अब बताओ बेटा इस नाइट्रोजन की कितनी है, ये तो वही sp3 है, sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है 3, और ओवरऑल हमने पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ कम क्यों होती है, उसका रीजन क्या बताया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो अब आप मुझे बताओ ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन और इस नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ट्रिपली बॉन्डेड की। अच्छा ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5, फ्लोरीन की कितनी होती है 4, ऑर्डर वाइज क्या आ जाएगा यहाँ NH2 माइनस और फिर इसके बीच में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। सिर्फ आप ये नोट करें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.2 आगे भी काम आएगी 12th में, मतलब 12th में ही हो, अभी 12th में ही हो, 12th के आगे वाले चैप्टरों में भी और काम आएगी। अभी आप एडवांस मतलब एडवांस 11th में हो, ऐसे मानो एडवांस 11th का मतलब 11th का एंड हुआ है और 12th की स्टार्ट कर दिए, तो ठीक है अभी प्रीवियस में, अभी मतलब प्रॉपर 12th क्लास के चैप्टर जो स्टार्ट होने वाले हैं वो अपने स्टार्ट होंगे अप्रैल से। ये तो GOC2 को कैसे भी मान लो, उसे 11th का पार्ट मान लो चाहे 12th का पार्ट मान लो, GOC1 GOC, अच्छा केमिकल बॉन्डिंग 3 तक मैं पढ़ा देती 11th में, केमिकल बॉन्डिंग 4 5 को यहां ले लेती, तो उसका टुकड़े हैं नाम दे दिए। चलो A3 के बाद एक क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने A3, A2 में किसी को डाउट नहीं है पक्का। चलो A3 में R बराबर मिथाइल दे रखा है। अच्छा इस क्वेश्चन को अभी मैं बता दूंगी क्योंकि ये मेरा बाकी है पढ़ाना। एक बच्चे ने डाउट लिखा sp2 कार्बन की, sp2 कार्बन की होती है 2.7, sp3 कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5, sp2 की 2.7, sp की 3.2। A3 को बेटा अभी मैं नोट्स में कराऊंगी, ठीक है ये बाकी है एक टॉपिक। A4 A5 कौन से वाले में, A5 के फर्स्ट में और थर्ड में कैसे कंपेयर करें, मैं चाहती हूं इसका आंसर आप ही बता दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। A5 में डाउट है एक तरह से, A5 में डाउट है ना। चलो फर्स्ट वाले में लोन पेयर पिपरेडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में है या नहीं है, लोकेलाइज। सेकंड में लोन पेयर लोकेलाइज, थर्ड में लोन पेयर लोकेलाइज, फोर्थ में लोन पेयर डीलोकेलाइज। हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा A5 में सबसे बुरा तो कौन है, फोर्थ। फर्स्ट में नाइट्रोजन जिसका लोन पेयर लोकेलाइजर वो खुद नाइट्रोजन sp3 है। सेकंड में नाइट्रोजन लोकेलाइज लोन पेयर है लेकिन sp2 है। थर्ड में नाइट्रोजन sp3 है। तो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड में बुरा कौन है, बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड में बुरा कौन है, सेकंड। अब फर्स्ट में और थर्ड में कैसे कंपेयर करोगे, देखो ये तो कंफर्म है ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, इसके बचे हुए क्योंकि ये भी नाइट्रोजन ये भी नाइट्रोजन ये भी लोकेलाइज ये भी लोकेलाइज ये भी sp3 ये भी sp3, इसका मतलब इस बार कंपैरिजन नाइट्रोजन से तो नहीं हो रहा। अब आपको कंपेयर करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, पड़ोसियों की। इसके हर एडजेसेंट एटम sp3 है और वो भी सब कौन है, sp3 कार्बन। sp3 कार्बन कौन सा इफेक्ट लगाता है, +I। यहां पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पर्टिकुलरली मैं इस फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। क्या ये ईथर किसी भी तरह से कॉन्जुगेशन में है, और जब कोई फंक्शनल ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखाता कॉन्जुगेशन में नहीं होता तो बेटा वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, -I लगाता है। ईथर कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -I। ये -I लगा रहा है यानी इस साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कार्बन से जब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेटा ये नाइट्रोजन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। ओवरऑल हम सीख क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसके पास डेंसिटी कम है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, बोलेंगे यार मैं कैसे करूं, मेरे इलेक्ट्रॉनों को तो ये पड़ोसी भी छीन रहा है, इसमें -I लग रहा है इसमें +I लग रहा है, बताओ बेटा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट के बाद थर्ड, ये आपका पूरा ऑर्डर बन गया। ये था A5। A6 बेटा A6 में जस्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बस pKa बोल दिया। pKa कैसे निकालोगे, Ka का रिवर्स। ओके एक क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने A7
A7 में किसी को डाउट है? चलो बता देते हैं। A7 पूछा भी ऑनलाइन। A7 में बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ ग्रुप सभी में सेम है, उसको ड्रॉ करने की मुझे जरूरत नहीं है, वो तो सभी में सेम है। चलो A7 के फर्स्ट में एक्स्ट्रा इफेक्ट कौन से हैं? एक्स्ट्रा इफेक्ट का मतलब अदर ग्रुप्स का इफेक्ट, ये तो सभी में सेम है। फर्स्ट में कौन सा इफेक्ट है? 0। सेकंड में NH2 प्लस है, बेटा पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है, तो सबसे पहले कौन सा इफेक्ट देखोगे? मीजोमेरिक। क्या पैरा पे SIP या SIR लगता है? नहीं। फिर कौन सा देखना है? मीजोमेरिक। मीजोमेरिक के बाद HC, फिर लास्ट में देखना I। चलो थर्ड में आए, थर्ड में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -M। फोर्थ में क्लोरीन का -I। मैंने वो इफेक्ट लिख दिए केवल, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है? सेलेक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ। अब आप बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी? सेकंड। प्लस एम बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, -M में डिक्रीज, इसमें डिक्रीज, इसमें इंक्रीज, और इसमें नो डिक्रीमेंट नो इंक्रीमेंट। तो बताओ 2 के बाद 1। -M डिक्रीज करेगा, -I डिक्रीज करेगा, कौन ज्यादा डिक्रीज करेगा? -M, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा वो उतना ज्यादा खींचेगा, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी। तो 4 के बाद 3। किसका? नहीं, लिसन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इन सब का +M भी होता है, -M भी होता है, इसीलिए क्योंकि ये +M भी लगा सकते हैं, -M भी, बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ये ले भी सकते हैं, लोन पेयर की एबिलिटी की वजह से दे भी सकते हैं। सिर्फ ये इकलौते चारों हेलोजन, और फ्लोरीन के पास D नहीं होता, +M होता है, लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से उसका डोनेशन नेचर ही नहीं होता। तो जो 4 एलिमेंट आपने पढ़े, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों का डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है? I इन कंपैरिजन टू देयर मीजोमेरिक इफेक्ट, वेदर इट इज +M, वेदर इट इज -M। जब भी हम कभी भी कंपेयर करते हैं तो हमेशा कंपैरिजन करते समय उस ग्रुप का मोस्ट इफेक्टिव, जो मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट है उसी को लिखते हैं, उसी से कंपेयर करते हैं। जब वो इक्वल हो तो ही हम दूसरा इफेक्ट देखेंगे। तो जैसे अभी मैंने आपको अपन कंपेयर कर रहे हैं, आपसे पूछता बताओ यहाँ क्लोरीन कौन कौन सा इफेक्ट लगा सकता है, तो आप बोलो ये -I लगा सकता है, ये +M लगा सकता है, -M। लेकिन जब कंपेयर करते हैं ना बेटा, तो उसका सबसे बेस्ट इफेक्ट कौन सा है? -I। सिर्फ उसको देखो। क्लियर है पॉइंट? तो हेलोजन का जब भी अपन कंपेयर करेंगे तो इफेक्ट कौन सा देखेंगे? I, -I, ठीक है। FCl BrI NO, जिसमें भी A7 हो गया। और कोई डाउट? A8 नहीं है कोई डाउट? बाकी चलो बेसिक स्ट्रेंथ का बस 5 मिनट का बाकी है, उसको लिखा देती हूं। एक तो मैंने लास्ट क्लास में एक पॉइंट बोला था, लिखकर नहीं भेजा। इफ एनी ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑफ एनिलीन, then that group can show I, M, HC effect तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, एनिलीन में जब भी अपन बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, एनिलीन और उसके किसी भी डेरिवेटिव में कोई भी ग्रुप उसकी ऑर्थो और पैरा पे है, तो वो हमेशा कौन कौन से इफेक्ट लगा सकता है? वहां पे I भी, M भी और HC भी, ठीक है, तीनों इफेक्ट लगा सकता है। वो अपन चेक करेंगे कि कौन सा लगा रहा है। कहीं मैंने कोई +- साइन नहीं लिखा है। इफ एनी ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ एनिलीन, then that group can show I, M, HC effect during determination of basic strength. But if that group
present at meta position, then can show only I effect. But if that group present at meta position, then can show only I effect during basic strength determination. मेरी क्लासेस तीनों दिन लगी है बेटा, इस आज भी है, कल भी और परसों भी, तीनों दिन इसी स्लॉट में, लास्ट स्लॉट में ही कंबाइंड ही लगी है इसी वीक के लिए। नेक्स्ट वीक से दोनों की अलग अलग हो जाएगी। अनिरुद्ध, क्वेश्चन Q3 में पहले स्ट्रक्चर में कौन? ओके बेटा, ये सारे NO2 हैं, केवल ये ग्रुप NH2 है, जो ऊपर वाला ग्रुप है ये NH2, बाकी बेटा ये सारे NO2 हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बाकी सारे NO2 बेटा, NH2 एक ही है। सॉरी, चलो करूं डिस्कस। पहले ये पॉइंट समझ आ गया बेटा, ये लास्ट क्लास में समझाया था, बोला भी था।
चलो इसका ऑर्डर कौन बताएगा? करें डिस्कस? सभी ने किया अपनी तरफ से? करूं डिस्कस? टाइम हो गया हो तो आपने सॉल्व किया। चलो फर्स्ट में इफेक्ट बोलो। मैंने एक चीज बताई बेटा, अब आपको सबसे पहले कौन सा इफेक्ट देखना है, एसआईपी या एसआईआर। NH2 जब तक है, जब तक SIR नहीं लगता। क्लियर है पॉइंट? एनिलीन NH2 है, तब तक आप केवल कौन सोचोगे, SIP। इसमें CH3 इसके रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर है, मेटा। सभी जानते हो ऑर्थो मेटा पैरा कभी एक सब्स्टिट्यूएंट एक ग्रुप पे तो होती नहीं है, वो हमेशा कब होती है, जब कम से कम 2 ग्रुप हो। तो इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा है, मेटा पे ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई। ये कौन सा लगा रहा है, प्लस HC 0 और 2 बार SIP। सिर्फ ये लिखना है आपको। ये आपने इफेक्ट लिख लिया, ऑर्डर बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ उनमें सबसे अच्छा बेस कौन सा है, थर्ड। 1 2 3 सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 5। बेटा प्लस आई बढ़ाता है, प्लस HC ज्यादा बढ़ाता है। 0 का मतलब नो इंक्रीमेंट, नो इंक्रीमेंट ये, और ये ज्यादा डिक्रीज करेगा। NH3 प्लस होता तो भी SIP होता, क्योंकि SIP किस पे लग रहा है, NH3 प्लस P तो लग रहा है। जब वो N पे हाइड्रोजन के अलावा 2 ग्रुप होते हैं तो वो ऑलरेडी हमें लगता है कि वो प्लेन में है, लेकिन वो कभी कॉन्जुगेट होता ही नहीं, यानी उसका मैन्युफैक्चरिंग में ही वो परपेंडिकुलर होता है, तो वो लोकलाइज लोन पेयर है SIR में। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बहुत अच्छे से सोच के अभी एक लाइन बोली, उसी के लिए समझाने के लिए दिया। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा इफेक्ट देखोगे क्लोरीन का, ऑर्थो मेटा पैरा, तीनों में कौन सा इफेक्ट देखोगे, आई। मैंने अभी एक चीज बोली, लिखते हैं अपन लाइन से IMHC, लेकिन कब I लगा रहा है, कब M लगा रहा है, कौन HC लगा रहा है, ये तो उस ग्रुप पे डिपेंड करेगा। और अभी मैंने आपको बताया केवल हेलोजन, चारों हेलोजन HCl-Bri, चारों हेलोजनों का डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है, I। कंपैरिजन करते समय हमेशा हेलोजन का कौन सा इफेक्ट देखा जाता है, I। ये आप हमेशा याद रखें। अब बताइए इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, 0, इसका -I, इसका -I और इसका भी -I, क्योंकि क्लोरीन चाहे कहीं भी हो उसका डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है, I। अब बताओ कैसे कंपेयर करें, यहाँ तो तीनों में -I लग रहा है। I किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस। सबसे ज्यादा फर्स्ट के बाद 4 3 2, क्योंकि इसमें जो -I है वो सबसे कैसा है, वीक। इसके कंपैरिजन में मीडियम लिख देती हूँ, और इसको क्या लिख दूं, स्ट्रॉन्ग। क्या ये चीज समझ आ गई सभी को? SIP दोनों साइड से भी लग सकता है। SIP क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से रोकेगा। सेकंड में क्यों नहीं लगा, SIP सेकंड क्वेश्चन में लगा सकते हो, SIP बोल दो यहाँ पे। अब भी सेकंड इसलिए तो सबसे लोएस्ट है, -I स्ट्रॉन्ग है, SIP लग रहा है वो भी डिक्रीज कर रहा है, तो सेकंड तो सबसे बुरा है ही। सेकंड में SIP भी लिखोगे। चलो थर्ड में बताना है। हाँ बेटा बोलो। मैम तब इसमें SIP डोमिनेट करेगा ना? हाँ बेटा SIP डोमिनेट करेगा, इसीलिए सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सोच समझ के बनाया है, किसमें SIR इफेक्ट लग रहा है, सोच समझ के जवाब देना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन नंबर 3 में किस स्ट्रक्चर में SIR इफेक्ट लग रहा है, आराम से सोचो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। इन तीनों में से किस में SIR इफेक्ट लग रहा है, फर्स्ट में। अब बताओ, मैंने तो अभी तो बोला NH2 पे SIR लगता नहीं है, तो फिर फर्स्ट में SIR किस पे लग रहा है, NO2 पे। SIR पढ़ाया गया, याद रखना भाई, बेसिक स्ट्रेंथ में NH2 पे नहीं लगता, लेकिन किसी अदर ग्रुप पे याद है ये पढ़ाया है, SIR इस पे लगेगा। इन दोनों की स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये NO2 कहां हो जाएगा, बेंजीन के परपेंडिकुलर। इसमें SIR लग रहा है किस पे, इस NO2 पे। ये NO2 कहां है, परपेंडिकुलर।
तो बताओ पहली स्ट्रक्चर में तीनों NO2 कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा रहे हैं? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा रहे हैं? कौन सा -M लगा रहा है, कौन सा NO2 +M लगा रहा है, कौन सा NO2 -I लगा रहा है, ये सब जो भी पूछे, ये NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है इस एनिलीन पे? इस एनिलीन पे ये NO2 कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा रहा है? -I। क्यों? मेटा पोजीशन पर है। ये कौन सी पोजीशन पर है? मेटा। ये NO2 भी कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -I। ये NO2 कौन सा लगा रहा है? ये -M +M। अभी मैंने आंसर नहीं दिया है। ये भी -I लगा रहा है। व्हाट इज SIR? बेटा जब वो परपेंडिकुलर हो गया उसने इसके साथ रेजोनेंस ही खत्म कर दिया, तो बताओ मीजोमेरिक इफेक्ट क्यों लगाएगा? क्या मीजोमेरिक इफेक्ट बिना रेजोनेंस इफेक्ट के पॉसिबल है? व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट? इट इज अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। वो रेजोनेंस इफेक्ट का ही तो एक पार्ट है कंजुगेशन होने पर। तो जब वो परपेंडिकुलर हो गया तो ये बताओ वो मीजोमेरिक इफेक्ट क्यों लगाएगा? यही तो पढ़ाया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SIR? स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। उस स्टीरिक क्राउडिंग ने उसके रेजोनेंस को इनहिबिट कर दिया, रेजोनेंस को रोक दिया, और जब रेजोनेंस ही रुक गया तो मीजोमेरिक इफेक्ट लगाएगा ही नहीं। तो फर्स्ट में तीनों NO2, बेटा GOC2 सबसे इजी है इफेक्ट, और इवन GOC1 का रिवीजन है। आपके इफेक्ट्स के बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगे, बस उसी को याद करो, थ्योरी को। SIR क्या होता है? ये मेटा पोजीशन पर है -I, परपेंडिकुलर हो गया तो ये भी कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -I। SIR है लेकिन NH2 पे नहीं, NO2 पे। अब बताओ सेकंड में NO2 कौन कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -I -M। क्या इसमें SIR या SIP जैसा कुछ वर्ड है? नहीं है। चलो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में कौन सा इफेक्ट है? SIR या SIP? SIP। SIP इन दोनों के बीच लग रहा है। वैसे भी ये -M भी लगा रहा है, साथ में SIP भी लगा रहा है और -I। अब बताओ इनमें सबसे अच्छा बेस कौन है? फर्स्ट, जिसमें जबकि 3 NO2 है लेकिन फिर भी सबसे अच्छा बेस बताओ बेटा कौन है? फर्स्ट, क्योंकि तीनों NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं? -I। फिर थोड़ा बेटर कौन है? सेकंड। सबसे बुरा कौन है? थर्ड। आया समझ में? थर्ड में SIP है, SIP बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, साथ में -M और -I भी है। इसमें केवल -I -M है लेकिन SIP तो नहीं है, इसमें तीनों का -I। फोर्थ का फर्स्ट। अब देखो उसमें तो 2 ही स्ट्रक्चर है, जब 2 होती है तो तुक्का या तो फर्स्ट या सेकंड। रीजन समझा दो, चलो ये मान जाऊंगी। एक्सप्लेन कर दो क्यों। मैंने आपको जितने एग्जाम्पल कराए उनको एक एक एग्जाम्पल को दोबारा ढंग से करोगे, आप किसी भी बुक से बेसिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन कर लेना, ये मेरी गारंटी, आप कहीं नहीं अटकोगे। हर पैटर्न पे आपको क्वेश्चन करा दिया, SIR SIP बेसिक स्ट्रेंथ के, साइक्लिक सभी के। मैम वो लास्ट वाले में मैम फर्स्ट वन होगा क्योंकि मैम उसमें फर्स्ट वन या सेकंड वन? फर्स्ट वन। सेकंड वो वॉल्डर। अब देखो मैंने क्या कहा, ऐसे मत बोलो क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, फर्स्ट या सेकंड। मैम रीजन दे रहा हूँ फर्स्ट तो क्यों आपको? मैम सेकंड में ना वो +I ज्यादा लग रहा है। हाँ बोलो, ऑनलाइन में जो बोल रहे हैं बेटा बोलो। मैम वॉल्डर इन्वर्जन हो जाएगा। वाल्डन इन्वर्जन हो जाएगा। पढ़ा हुआ है पहले से या फिर कहीं से सुन लिया या अभी गूगल किया है? नहीं मतलब आज पढ़ रहा था मैम। अच्छा आज पढ़ रहे थे इसलिए। चलो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इसको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे एक हम इसका मैंने नाम लिखा हुआ, इसको बोलते हैं हैप्पी सिंह जी। हैप्पी सिंह जी बड़े खुशी खुशी आते हैं और अपना एक एक्सेप्शन को बता के चले जाते हैं। यानी खतरा, वैसे तो देखा जाए तो खतरे का निशान है, लेकिन हम इसे खतरा नहीं मानते हैं, हम खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरे को खुशी खुशी झेल जाते हैं, इसलिए हैप्पी सिंह जी नाम है, ठीक है। अब सुनो, पूछना था इन्वर्जन ये क्या होता है?
इसमें भी नाइट्रोजन है, सारे फैक्टर आप जो अभी तक आपने पढ़े हैं सब अप्लाई करो। नाइट्रोजन sp3 लोकेलाइज 3+i एवरी फैक्टर सेम है। मतलब अब तक जो मैंने फैक्टर पढ़ाए ना उनमें किसी से कंपेयर नहीं हो रहा, बस एक डिफरेंस है, एक साइक्लिक है और एक ए साइक्लिक है। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, ये नाइट्रोजन का शेप होता है पिरामिडल। पिरामिडल में 3 ग्रुप, ये नाइट्रोजन और ऊपर कौन है, लोन पेयर। पढ़ा है ना अमोनिया का शेप पिरामिडल। ये तीनों इथाइल नीचे पिरामिडल शेप में है और तीनों फ्री हैं। ये तीनों सोच रहे हैं यार हम तीनों नीचे हैं, हमें आपस में बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है, ऊपर जगह खाली है, होता ना। तो ये सोचता है मैं ऊपर इन दोनों को नहीं बताता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ। ये सोचता है मैं इन दोनों को नहीं बताता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ। मतलब सब सोच रहे हैं कि यार हम तीनों में नीचे लड़ाई हो रही है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के लिए तो ये मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल हर बॉन्ड सोचता है ऊपर चले जाए, ऊपर स्पेस है ताकि थोड़ा सा बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम। सभी सोचते हैं और पूरा मॉलिक्यूल एकदम से पलट जाता है, पूरा ही मॉलिक्यूल चेंज हो गया। फिर वापस सोचते हैं यार हम तो तीनों ही ऊपर आ गए, फिर नीचे जगह खाली है, फिर चलो। इसको केमिस्ट्री में बोला जाता है वाल्डन। जिस साइंटिस्ट ने देखा वाल्डन इन्वर्जन, यानी जस्ट कभी बारिश में हवा भी चल रही है और बहुत तेज बारिश भी हो रही हो तो छाता उल्टा हो जाता है, देखा है ना अम्ब्रेला, दैट इज अ वाल्डन इन्वर्जन। यानी वो शेप वही है, मॉलिक्यूल वही है, बट उसका जो मॉलिक्यूल है पूरा चेंज हो गया, ये हो गया पूरा, फिर वापस ऐसे हो गया, इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। दूसरी चीज, ये तीनों ग्रुप फ्री हैं। ये तो यहाँ इस एंड से फ्री है ना, इस एंड से फ्री है, तो इनमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, ये इधर उधर भी मूवमेंट करेंगे, ऑसिलेशन करेंगे, उससे ये दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, तो थोड़ी बहुत इनमें क्या हो सकती है, स्टेरिक क्राउडिंग होगी। ठीक है, अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है वही, लेकिन उसको इन तीनों पॉइंट से हमने बांध दिया, साइक्लिक कर दिया। तो इन तीनों को बांधने से क्या हुआ, एक तो आपस में जो ये इस तरह का वाइब्रेशन हो रहा था, ऑसिलेशन हो रहा था, तो वो होगा क्या, इसमें तीनों बने हुए हैं, फिर तीनों बोल देंगे कहां पलटी मारे, क्यों, क्योंकि क्या बन गई, रिंग बन गई। तो रिंग से उनमें जब ऑसिलेशन ही नहीं हो रहा, वो मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे, तो वो उनमें वाल्डन इन्वर्जन होने के चांसेस भी क्या होते हैं, कम। ये लोन पेयर हमें लोकेलाइज दिखाई दे रहा है, लोकेलाइज ही फील हो रहा है, लेकिन वाल्डन इन्वर्जन की वजह से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी कहां हो रहा है, नीचे। तो उसको एक तरह से वाल्डन इन्वर्जन की वजह से ये हमें कैसा फील होता है, डीलोकेलाइज। जबकि इसमें लोन पेयर उसी जगह पे फिक्स रहेगा, क्योंकि वो जो तीनों ग्रुप है हमने बांध रखे, रिंग बना रखी है, और बांधने से उन तीनों ग्रुप में, उन तीनों एल्काइल ग्रुप में किसी भी तरह का ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो जो लोन पेयर है वो एक ही डायरेक्शन में ही फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपना किसी ग्राउंड में मैंने घोड़े को छोड़ दिया और उसके गले में कोई रस्सी नहीं बांध रखी, कुछ नहीं, तो वो कहीं भी इधर उधर घूम सकता है क्योंकि फ्री है, बस वो ग्राउंड में है। और उसी घोड़े को गले में रस्सी बांध के एक जगह हमने बांध दिया, तो वो एक डेफिनेट एरिया में घूमेगा, लोकेलाइज रहेगा, उसकी लोकेशन ही इसी एरिया में घूमेगा। तो ये एक तरह से वो हो गया, ये नाइट्रोजन को हमने बांध दिया, ये एक ही डायरेक्शन में ही घूमेगा, एक ही फिक्स एरिया में, जबकि ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। ऐसे बनाते हैं बेटा इसका डायग्राम, मतलब ऐसे है तो अपोजिट बना दो। ड्यू टू वाल्डन इन्वर्जन, इन्वर्जन होने का मतलब जस्ट अपोजिट हो जाना। ड्यू टू वाल्डन इन्वर्जन, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन ए साइक्लिक कंपाउंड become delocalized. No Walden inversion. Lone pair of nitrogen remain localized. एक मिनट, इतना बड़ा सा हर्ष ने लिखा है, मैं मतलब दोनों में डीलोकेलाइजेशन। हाँ बेटा बिल्कुल, एन डैश लगा के इन ए साइक्लिक, एन डैश मतलब एन नाइट्रोजन वाले कंपाउंड। ड्यू टू वाल्डन इन्वर्जन, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम, एटम लिख लो, नाइट्रोजन एटम इन ए साइक्लिक कंपाउंड बिकम डीलोकेलाइज्ड।
हाँ बेटा बोलो। हाँ, किसी भी साइक्लिक एसाइक्लिक में आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन वाल्डन इन्वर्जन कब देखना है? जब सारे SIP, SIR, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन जो अब तक आपने इफेक्ट पढ़े ना सब इक्वल है, फिर कंपेयर करना है। यानी एक तरह से साइक्लिक और एसाइक्लिक ही आपके सामने रह जाए कि आप कैसे डिस्कस करें, बस इतना अंतर आ रहा है कि एक साइक्लिक है और एक एसाइक्लिक है, तो कंफर्मली वहां पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? वाल्डन इन्वर्जन। देखो बेटा हमेशा याद रखो साइंस में क्या होता है, जैसे ये अपन ने थ्योरी बना ली, ठीक है, उस थ्योरी बनाने के रूल्स बनाने के बाद पता चला ये एक नया एग्जांपल आ गया, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो अब तक की जो थ्योरी थी उनसे ये समझ नहीं आ रहा है, उससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो एक वर्ड जोड़ते हैं कि हमेशा याद रखो मॉलिक्यूल पहले है, रिसर्च बाद, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन बाद में है, रियलिटी पहले है। हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल है, इसका डेटा अवेलेबल है, कंफर्म है कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है, अब उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब तक के जो फैक्टर है उनसे समझ नहीं आ पा रहा, तो नया फैक्टर ऐसा बनाओ जिससे ये एक्सप्लेन हो सके। तो हमेशा याद रखो साइंस में हम पीछे होते हैं, हमारा एक्सप्लेनेशन बाद में, रियलिटी पहले होती है। रियलिटी का मतलब मॉलिक्यूल रिसर्च वाइज, डेटा वाइज हमारे पास पहले है कि वो ज्यादा बेसिक है, फिर उसको कैसे समझाएं? तो समझाने के लिए साइंटिस्टों ने बोला कि आई से समझाएं, तो आई तो बराबर है, एम से लग ही नहीं रहा। तो हमेशा पहले आपको ये चीज याद रखनी है, जो अब तक हमने इफेक्ट पढ़े वो पहले देखने। पहले कौन सा इफेक्ट देखना है? SIR, SIP, फिर मीजोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आई भी नहीं लग रहा हो तो ये देख लेना वाल्डन इन्वर्जन, साइक्लिक और एसाइक्लिक। क्लियर है सभी को? अब लास्ट पॉइंट आ गया अपना, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बेसिक स्ट्रेंथ। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए अब थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करो। जो लोअर ए साइक्लिक या एली साइक्लिक एमाइंस होती हैं वो नेचुरली उन एरियाओं में ज्यादा पाई जाती हैं जहां मॉइस्चर होता है। यानी अपन सभी जानते हैं नाइट्रोजन के जो ज्यादातर डेरिवेटिव्स होते हैं, ये जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये ज्यादातर किसमें पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं एज ए फर्टिलाइजर। ठीक है, ये फैक्ट है एक तो सभी को, नाइट्रोजनियस ज्यादातर कंपाउंड कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में। और रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो लोअर एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक, नॉट एरोमेटिक, लोअर एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक अप टू C1 to C5, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तक के 5 कार्बन तक के जितने भी एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक अमाइंस थे वो उन एरियाज में ज्यादा पाए जा रहे थे जहां पे मॉइस्चर ज्यादा था। तो फिर बाद में उसकी रिसर्च की कि ये यहां ज्यादा क्यों पाए जाते हैं। तो एक वर्ड आता है, कार्बन की चेन जितनी बड़ी होती जाएगी, कार्बन की चेन हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। क्या ये नाम सुना है इससे पहले? हाइड्रोफिलिक यानी वाटर को लाइक करने वाला, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर को से दूर रहेगा। कार्बन जो प्योर हाइड्रोकार्बन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है? इतना बताओ, वाटर को सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है? इनसॉल्युबल यानी वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता। तो जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा तो बताओ वो हाइड्रोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफोबिक। कार्बन का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? कार्बन की चेन हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, अमोनिया में अभी आपको कुछ नहीं लिखना, पहले सिर्फ समझेंगे। अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन है। क्या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन करता है? FON पढ़ा था, फोन नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अमोनिया में यदि अपन देखें सबसे ज्यादा जमीन में कौन पाया जाता है? अमोनियम। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में खूब रहता है। क्यों? जैसे इसको पानी में डालते हैं ये क्या बनाता है? सॉल्ट बना लेता है। कौन सा सॉल्ट? अमोनियम। अमोनियम सॉल्ट बनाया, नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़ गए? 4। और ये चारों हाइड्रोजन नाउ रेडी फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। 4 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। यदि मैं आई 1 डिग्री अमाइन पर पानी में डाला तो 1 डिग्री अमाइन को जब हम पानी में डालेंगे तो ये बनेगा R, ऐसे लिख देती हूं RNN और एक H कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या है? बेस। ये क्या बना रही हूं बताओ मैं? इसका कॉन्जुगेट एसिड।
अब मुझे बताइए जो 1 डिग्री अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड है वो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? RNHR। यदि ये पानी के कांटेक्ट में है तो इसका जब कॉन्जुगेट एसिड बनेगा तो ये कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? 2। और R3N में 3 R और 1 हाइड्रोजन। ये देखा गया कि जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं C1 से लेकर के C5 तक के, जिनमें कार्बन की चेन केवल कितनी है? 5। तो जितनी कार्बन की चेन छोटी होगी या जितने कम से कम कार्बन होंगे वो उतना ज्यादा वाटर के अंदर स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो R बढ़ता जा रहा है, R ग्रुप बढ़ रहा है, तो बताओ क्या कम होती जा रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी क्या होती जा रही है? कम। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ रिपल्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, और मे बी समटाइम रिपल्शन, मे बी समटाइम अट्रैक्शन फोर्स, या ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, जितना ज्यादा R ग्रुप होता है, पहला पॉइंट, R ग्रुप जितना ज्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की टेंडेंसी उतनी क्या हो गई? कम। तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में नाटक करेगा, स्लो हो जाएगी उसकी प्रोसेस, बोलेगा यार फ्यूचर में तो स्टेबिलिटी मिल ही नहीं रही तो मैं क्यों प्रोटॉन एक्सेप्ट करूं। तो उसके प्रोटॉन एक्सेप्टिंग रेट क्या हो गई? कम हो जाती है। एक मिनट, फिर दूसरा पॉइंट, यदि अपन इसी में देखें, R ग्रुप की लेंथ बढ़ती जाएगी। एक में R ग्रुप मिथाइल है, अभी एग्जांपल दूंगी, एक में R ग्रुप मिथाइल है, एक में इथाइल है, एक में प्रोपाइल है, एक में ब्यूटाइल है, फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा? कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, तो बताओ हाइड्रोफिलिक नेचर बढ़ेगा या हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा? हाइड्रोफोबिक। तो वाटर में सोल्युबिलिटी और भी ज्यादा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो वाटर में जो लोअर एलिफेटिक एमाइंस होते हैं वो पानी के साथ बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हायर में जाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या होती जाती है? कम। तो इसीलिए ये नेचुरली पाया गया कि जो C1 से लेकर के C5 तक के लोअर एलिफेटिक एमाइंस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, उन इलाकों में जहां पेड़ पौधों के नीचे मिट्टी में पाया जाता है। अपन कहते हैं ना जहाँ पे पानी भरा होता है, पॉन्ड्स भरे होते हैं, स्टिंग वाटर होता है, जहाँ पे रुका हुआ पानी है, उसकी मिट्टी में नाइट्रोजनियस कंपाउंड ज्यादा होते हैं। और आपने वो भी पढ़ा है, क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट होता है, वो भी गीली मिट्टी में ही रहता है, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजीनियस बैक्टीरिया, नाइट्रोजन क्या होता है? ज्यादा होता है। कभी सुना हो, यदि आपने सुना है नाम, तो उस जगह आता है नाइट्रोजन का मतलब ये सारे डेरिवेटिव्स वहां बहुत रहते हैं। ये तो हुआ एक्सप्लेनेशन कि क्यों पाए जाते हैं। अब अपन इनका कंपेयर करें। इनका जब हमने बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, यदि मैं प्लस आई इफेक्ट को देखूं, सिर्फ मेरे प्लस आई इफेक्ट है, क्योंकि मैंने बोला आर बराबर कौन है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और ज्यादा से ज्यादा पेंटाइल। तो बताओ प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे ऑर्डर क्या आना चाहिए? क्या प्लस आई के हिसाब से ऑर्डर ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू प्लस आई ऑर्डर, देखो इसमें एक भी प्लस आई नहीं है, यहाँ एक प्लस आई, यहाँ 2 प्लस आई, यहाँ कितने प्लस आई? 3। तो प्लस आई तो कह रहा है भाई मेरे हिसाब से तो ये ऑर्डर होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्डर शुड बी, बताओ ऑर्डर क्या आना चाहिए? अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। भाई दोनों इफेक्ट ये कह रहे हैं, प्लस आई भी तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहा है मैं कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से तो ऑर्डर ये आना चाहिए, इसके हिसाब से ऑर्डर ये आना चाहिए। दोनों ही ऑर्डर रॉन्ग है। बचपन में एक स्टोरी सुनी थी, 2 बिल्लियों के बीच लड़ाई हो रही थी एक रोटी को लेकर, तो उस लड़ाई सुनी थी स्टोरी? तो बताओ लड़ाई रोटी को कौन खा जाता है? बंदर। सुनी सभी ने, है ना? बंदर खा जाता है, यानी 2 का। प्लस आई वाला तो कह रहा है भाई मेरे हिसाब से तो ऑर्डर ये आना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहा है मैं भी तो स्टेबिलिटी दे रहा हूं, मेरे हिसाब से ऑर्डर ये आना चाहिए। बीच का रास्ता निकालते हैं। तो 2 डिग्री वाला चुपचाप सुन रहा है। 2 डिग्री वाला कह रहा है देखो सुनो, मेरे पास 2 ही तो प्लस आई है, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मेरे पास दोनों बराबर है। ये तो कह रहा है 3 डिग्री वाला डोमिनेंट, ये कह रहा है 1 डिग्री अमोनिया डोमिनेंट। 2 डिग्री वाले को बेचारे को कोई देख ही नहीं रहा,
2 डिग्री वाला बोल रहा है मैं सबसे ज्यादा डोमिनेंट, क्योंकि मेरे पास दोनों के बीच बैलेंसिंग है। मैं 2 + I भी लगा रहा हूं तो साथ में 2 क्या लगा रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कह रहा है मैं I ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। तो ये चीज याद रखेंगे, रियल ऑर्डर ऑफ KB इन एक्वस मीडियम। ये केवल कौन से मीडियम में एप्लीकेबल है, एक्वस। क्योंकि यदि एक्वस मीडियम नहीं दे रखा, गैस फेज बोल रखा है, मान लो क्वेश्चन में गैसियस फेज बोला हुआ है, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे? तो गैसियस फेज में केवल कौन सा इफेक्ट देखोगे, I। इसीलिए लिखना जरूरी था। यदि क्वेश्चन में मेंशन है गैस फेज तो आप केवल कौन सा इफेक्ट देखोगे, +I। क्वेश्चन में मेंशन है एक्वस फेज या कुछ भी मेंशन नहीं है तो C1 से लेकर के C5 वाले एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक में हमेशा कौन सा मीडियम देखा जाता है, एक्वस। क्योंकि मैंने पहली लाइन क्या बोली थी, C1 से लेकर के C5 तक के एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक एमाइन नेचुरली उन जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे क्या पाया जाता है, मॉइस्चर। यानी यदि कोई फेज मेंशन नहीं है, बस बोला हुआ है इनका KB ऑर्डर बताओ, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, तो इसका मतलब वो कौन सा फेज कंसीडर करना है, एक्वस मीडियम। गैसियस फेज मेंशन करके देगा तो हम लिखेंगे, +I के बेसिस पर ही ऑर्डर निकलेगा। तो रियल ऑर्डर ऑफ KB इज 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। रियल ऑर्डर क्या आता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। ये सबके लिए ऑर्डर आएगा। रियल ऑर्डर जो अपन याद करेंगे इसको अभी समझाऊंगी। कॉम्बिन, और ये किसके बेसिस पे आया, बाय कंबाइंड इफेक्ट, बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ +I एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें भी R बराबर इथाइल, प्रोपाइल सब चलेगा, बट R बराबर कौन नहीं होना चाहिए, मिथाइल। अलग से लिख दूंगी। R बराबर मिथाइल, इसको एक काम करते हैं मैं अलग से लिखूंगी, पहले यहां ये लिखते हैं, ये सब लिखती हूँ अलग से। पहले बताओ ये चीज समझ आई क्या सभी को? +I के अकॉर्डिंग भी ऑर्डर ये आएगा, इसके अकॉर्डिंग ये आएगा। एक्वस मीडियम में ये दोनों ऑर्डर रॉन्ग हैं। इन एक्वस मीडियम, in aqueous medium KB order not decided by I effect or by hydrogen bonding। इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया है। मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम एक बार H बॉन्डिंग की ऑर्डर समझा देंगे प्लीज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग proportional to stability of conjugate acid। क्या बेटा ये लाइन समझ आई? पहले बताओ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग proportional to stability of conjugate acid, इसका क्या मीनिंग है ये बताओ। कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, कॉन्जुगेट एसिड इतना स्टेबल होगा। अब बताओ कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इंक्रीज होगी तो केवी पे क्या फर्क पड़ेगा? केवी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कॉन्जुगेट एसिड क्या है? बेस का फ्यूचर, बेस का फ्यूचर। यानी ये प्रोटॉन क्यों जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करेगा, ये सोच के देखो। अमोनिया से हमने कहा तुम्हें प्रोटॉन लेना है, एक मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन लिया, उसने देखा फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है, बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो वो बाकी और रिमेनिंग मॉलिक्यूल को क्या कहेगा? आ जाओ, फ्यूचर बहुत स्टेबल है। तो सारे मॉलिक्यूल जल्दी से जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे और प्रोडक्ट में चेंज होना चाहेंगे। मान लीजिए एक अमोनिया ने प्रोटॉन लिया और उसका फीडबैक दिया, मत आओ, या तो बेकार है या तो स्टेबिलिटी है ही नहीं। तो आप सोच के बताओ, क्या सपोज इस बैच में मान लेते हैं एक बच्चा आया, उसने सारी क्लासेस अटेंड किया और उसने फीडबैक दिया अच्छा है, सब कुछ है, तो बच्चे और इस बैच में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। यानी वो सारे, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। यदि ये फीडबैक दे दिया मत आओ, फ्यूचर बेकार है यार, तो ये स्टेबल ही नहीं है मान लीजिए,
तो उस कंडीशन में बताओ क्या इस बैच में स्ट्रेंथ बढ़ेगी? क्या वो मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब रिएक्शन होगी ही नहीं। तो कंजुगेट एसिड की यदि स्टेबिलिटी बढ़ रही है यानी फ्यूचर स्टेबल है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की रेट का मतलब ही क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बेटा? वो लिखूंगी, अभी एक बार मैं लिखूंगी गैसियस फेज वाला पॉइंट लिखूंगी। पहले एक बार आप ये बनाओ। सपोज ये मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों लिखा है? क्योंकि ये केस हम केवल किसमें ले रहे हैं? लोअर एलिफेटिक अमाइंस। पहले आप केवल ये लिखें, कंजुगेट एसिड है, ये बेस है, अकॉर्डिंग टू प्लस आई ये ऑर्डर आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ऑर्डर आना चाहिए। दोनों ऑर्डर रॉन्ग हैं इन एक्वस मीडियम। In aqueous medium, Kb order not decided by plus I effect, not by hydrogen bonding. In gaseous phase, order of Kb decided by only plus I effect. Hydrogen bonding not affect Kb. इन गैसियस फेज। और बेटा गैसियस फेज कब अप्लाई करनी है? जब क्वेश्चन में मेंशन हो या कभी भी सोचने लग जाओगे? जल्दी से बताओ। केवल क्वेश्चन में मेंशन हो तो। ठीक है। इन गैसियस फेज ऑर्डर ऑफ Kb डिसाइडेड बाय ओनली प्लस आई इफेक्ट, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट अफेक्ट Kb। क्या? वेट वेट वेट, सबको सिखा रही हूँ, अभी लिखा रही हूँ बेटा। ऐसे लिखाऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो सारा अच्छे से। पहले ये पॉइंट गैसियस फेज समझ आई। अब यहां देखो पहले सभी, अपन को इसका केबी ऑर्डर लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है इन गैस फेज
in gas phase. Methylamine, dimethylamine, trimethylamine, ethylamine, diethylamine, triethylamine, इन दोनों में और कुछ भी बना दो, अभी और प्रोपाइल भी बना दूंगी, प्रोपाइल जोड़ दूं, पेंटाइल जोड़ दूं, ब्यूटाइल जोड़ दूं। बताओ बेटा इसका गैसियस फेज में केबी ऑर्डर क्या होगा? समझ आ रहा है? गैसियस फेज में ये हो गया, इसका भी गैसियस फेज में ऑर्डर ये हो गया 3 to 1, क्योंकि गैसियस फेज में केवल हमें क्या देखना है? प्लस आई इफेक्ट। पहले इधर का नोट कर लिया ये सभी ने। केबी का ऑर्डर मैंने क्या बताया था बेटा? 2, 3, 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। साइड का नहीं दिख रहा है, कौन सी साइड का नहीं दिख रहा है भाई? अभी मैंने इसीलिए बाकी तो सब क्लियर। बेटा कौन सी साइड का नहीं दिख रहा है? मैम सही है, लेफ्ट में बेटा कुछ नहीं दिख रहा, जो मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें से सिर्फ केबी गायब है और कुछ नहीं है। यस मैम, बाकी सब है। बाकी सब लिखा हुआ है, ये केबी नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे केबी ऑर्डर लिखा हुआ है बस, ये लो अब दिख रहा है सब। पहले नोट करो। अभी बता रहे हैं, अभी तो यहाँ तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, अभी रुको। पहले तो ये समझ आ गया, गैसियस फेज में केवल क्या देखना है आपको? आई। एक्वस फेज में क्या देखना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओनली प्लस आई या कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आई इफेक्ट कंबाइंड। सबसे ज्यादा तो दोनों में ही 2 डिग्री है, 2 डिग्री लिख लो चाहे उसको लिख लो, 2 डिग्री। टू डिग्री के बाद 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद 1 डिग्री, और यदि अमोनिया भी दे रखा हो तो लास्ट में कौन आता है? अमोनिया। 2, 3, 1। अब लिसन, पहले ये याद हो गया, R बराबर इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्सा, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। तब तक ऑर्डर क्या है? 2, 3, 1। कौन सी फेज में? एक्वस। धोखा देगा मिथाइल, मिथाइल में ऑर्डर होता है मिथाइल में सिर्फ रीजन। देखो आपको देख के लग रहा है इसमें डोमिनेंट कौन है? 2 डिग्री में क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि 2 डिग्री वाले में जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उतना ही कौन लग रहा है? प्लस आई। दोनों एक दूसरे को क्या कर लेता है? बैलेंस। फिर 3 डिग्री वाले में प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट है थोड़ा सा। अब आप याद करो कौन सा ऐसा एल्काइल ग्रुप है जिसका प्लस आई सबसे वीक होता है? CH3। CH3 का तो प्लस आई बहुत वीक होता है, तो उस कंडीशन में डोमिनेंट किसको होना पड़ेगा? आई को। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा हो रही होती है? 1 डिग्री। सिर्फ मिथाइल के केस में इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इवन हेक्साइल भी दे दे तो ऑर्डर यही रहेगा एक्वस में 2, 3, 1। बट मिथाइल के केस में, स्पेशली मिथाइल के केस में ऑर्डर क्या हो जाता है? 2, 1, 3। और गैसियस फेज में चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, कुछ भी हो, ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझ आया क्या ये पॉइंट? पहले ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट। ये स्पेशली 2 का जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ बच्चा मिस्टेक करता है, और जेई मेन में, एनसीईआरटी में क्योंकि बहुत अच्छे से मेंशन है, भर भर के पूछा जाता है जेई मेन में।
हाँ बेटा पूछ लो, मेरे से पूछ लो, डाउट है तो। लिखना बाकायदा धोखा, ऐसे नहीं लिखा है ताकि जब भी नोट्स पढ़ो और बड़ा बड़ा लिखो, ताकि नजर देखते ही नोट्स खोलो उस पे जाए, याद हो। और इसका सिर्फ रीजन एक है कि मिथाइल का प्लस आई बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट। वो शीट में एक क्वेश्चन आया था, CH4 का होल 4 N प्लस OH माइनस CH3 का होल ट्वाइस NH। लिख देती हूं मैं, क्या बेटा, कहां पे? हाँ तो मैंने एम ही लिख दिया ना, मिथाइल, एम ही यानी मिथाइल, मैंने डायरेक्ट मिथाइल लिख दिया। ये क्वेश्चन अपनी शीट में है, जो अभी एक क्वेश्चन पूछा भी था अपने डिस्कशन में, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं अलग से दे रही हूँ, ऐसे समझो। पहले ये नोट कर लो, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ अपना खत्म हो गया, टॉपिक यही लास्ट था। रिएक्शन करना मैंने कल सिखाया था, याद हुआ, समझ आया? चलो अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करा देते हैं अच्छे क्वेश्चन से, एक अपने आप को एडवांस की फीलिंग दिला देते हैं। पहले तो ये समझ आ गया सभी को। अब चलो इस क्वेश्चन पे आकर, मैंने कुछ नहीं दे रखा, बस मैंने क्वेश्चन पूछा है केबी ऑर्डर कंपेयर करो, तो कौन सा मीडियम मानोगे? एक्वस। एक पॉइंट मैंने आपको क्लास में सिखाया था और नोट्स में दिखाया भी है, कोवेलेंट और आयनिक में कौन ज्यादा बेसिक होता है? कोवेलेंट और आयनिक में कौन ज्यादा बेसिक होता है? आयनिक। मिनरल सॉल्ट यानी अपन को इनऑर्गेनिक सॉल्ट में और कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा याद रखोगे कौन ज्यादा बेसिक होता है? आयनिक। मिनरल सॉल्ट ज्यादा बेसिक। अब इनमें बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? फर्स्ट। क्यों? आयनिक है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आ गया, सॉल्ट आ गया, ये तो दिख रहा है सीधा सीधा सॉल्ट है। आयनिक के प्लस माइनस मेंशन है, तो ये आयनिक कंपाउंड है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ नॉर्मल वाले से तो क्या होगी? ज्यादा। ये हमेशा देखना है सबसे पहले कि इनमें कहीं आयनिक तो नहीं है। KOH NaOH बताया है, आयनिक सॉल्ट की बेसिक स्ट्रेंथ कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा। अब ये तीनों कोवेलेंट हैं, तीनों कोवेलेंट हैं। R बराबर कौन है? मिथाइल। जर्नल ऑर्डर इन एक्वस मीडियम, जर्नल ऑर्डर इन एक्वस मीडियम 2 3 1। धोखेबाज कौन है? R बराबर मिथाइल। क्या धोखा है? मिथाइल का प्लस आई बेचारे का बहुत वीक है, तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाता है? 2 1 3। बताइए इसमें 2 डिग्री कौन सा है? 2 डिग्री के बाद कौन आना चाहिए? 1 डिग्री। बताओ 1 डिग्री कौन है? 4th। भाई डिग्री वाइज देखना है अपन को तो ऑर्डर, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री। क्या ये चीज समझ आई सभी को?
फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा बेसिक क्यों है? फर्स्ट वाले में दिमाग मत लगाना कि ये 4 डिग्री है, नहीं, ये एक आयनिक सॉल्ट है, लिख लेना ऊपर। 4 डिग्री नहीं बोलना है बेटा, वो आयनिक सॉल्ट है। कई बच्चे ऐसे आते हैं, मैम ये देखो ये तो 4 डिग्री हो गया, कहीं आप 4 डिग्री तो लिखाते ही नहीं हो। 4 डिग्री कंपेयर नहीं करना, वो तो आयनिक कंपाउंड बन गया। बेटा मेरे हिसाब से बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो पूरा दिख रहा है, और मैं बिल्कुल हट जाती हूँ, आराम से देख के लिख लूं। अगला क्वेश्चन करूं। 5 नाइट्रोजन है, मैंने PQRST लिख दिया, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। अच्छा टाइम भी हो गया, मुझे शीट दो, एक्सरसाइज 2 में से क्वेश्चन मार्क कर दूं। लेकिन पेन लोगे क्या? पेन या पेंसिल मार्क कर लूं? पहले अपन स्टार्ट करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छे से सभी एक साथ दोबारा से पढ़ना पूरा बेसिक स्ट्रेंथ जो अभी तक लिखा है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड और बेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या जस्ट अपोजिट होते हैं, तो याद रखना बेटा पूरे कंसेप्ट उल्टे होंगे, तो इसीलिए सभी ढंग से एक साथ पूरा बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ना। पहले जो अभी तक मैंने कराया, हर एग्जाम्पल पे जो इफेक्ट लगाना सिखाया बेटा उसको जरूर करके देखेगा। कोई बात नहीं, आप मैथ फिजिक्स को हमेशा 2-2 घंटे देते हो, आज केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे दे देना। शुरू से जो अब तक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया वो पढ़ना, हर एग्जाम्पल को करके देखना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका एक लेक्चर में हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। इफेक्ट देखना सिखाना है मेरे उसका। चलो केबी ऑर्डर निकालें इसका। सबसे पहले तो इनमें सबसे बुरा कौन है? सबसे बुरा कौन है? आर। हमेशा याद रखना एमाइड, एमाइन के कंपैरिजन में बुरा बेस होता है, क्योंकि एमाइड में तो हमेशा कॉन्जुगेशन होगा, वो भी किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन बगल में पाई बॉन्ड के साथ हमेशा रहता है, और ऑक्सीजन ने एक बार लोन पेयर ले लिया तो उसके रिवर्स आने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा पावरफुल है। एमाइन के कंपैरिजन में एमाइड ऑलवेज वीक बेस होते हैं। इसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाना, बिल्कुल एनर्जी वेस्ट मत करना, उठाओ लास्ट में लिख दो। गया, एक कम हो गया, अब आपके पास बच गए 4। चलो बताओ, लोकेलाइज, डिलोकेलाइज, ये लोकेलाइज, ये भी लोकेलाइज, ये भी लोकेलाइज। अब ये तो गड़बड़ है। चलो आर सबसे बुरा। अब बच्चे इन चारों में बुरा कौन है? एक एक रास्ते से हटा, या तो आगे से या पीछे से। अपने पीछे का देखा, सबसे बुरा ये है। अब सबसे बुरा बचा कौन? टी। अब आपके पास कंपटीशन में 3 ही रह गए, तीनों के लोकेलाइज है। अब यहां पे बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इनमें सबसे ज्यादा अच्छा बेस कौन है? क्यू, आर, क्यू, एस या टी? एस। sp3 है पक्का, इसीलिए चलो sp3 के अकॉर्डिंग एस। और कोई बच्चा अपनी बताना चाह रहा है कि नहीं एस के अलावा भी? इसका लोन पेयर लोकेलाइज है, ये sp2 है, और कोई पड़ोसी इसकी हेल्प नहीं कर रहा। ये sp3 है, लोकेलाइज है, और कोई पड़ोसी कोई हेल्प नहीं कर रहा।
आपने इसमें सभी बच्चों ने दिमाग लगाया कि ये डिलोकेलाइज है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अब ये लगाओ इसका लोन पेयर किस साइड डिलोकेलाइज है। इसका लोन पेयर डिलोकेलाइज है, लेकिन किस साइड डिलोकेलाइज है? ये इसी को तो दे रहा है। जब ये इसी को देगा तो बताओ उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। जबकि ये क्या रहेगा? न्यूट्रल। ये भी क्या रहेगा? न्यूट्रल। इनके पास अपना ही एक ही लोन पेयर है, इसके पास खुद का तो एक लोन पेयर है ही। ये वाला नाइट्रोजन भी इसी की ओर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर रहा है। समझ आया? sp3 एक तरह से हम इसको बोले ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को प्लस एम इफेक्ट से सपोर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना कौन सा इफेक्ट कहलाता है? प्लस एम। यानी ये वाला पी नाइट्रोजन आपने सबने देखा कि ये डिलोकेलाइज हो रहा है, लेकिन किस साइड डिलोकेलाइज हो रहा है? ये नाइट्रोजन अपने ही फ्रेंड दूसरे नाइट्रोजन की हेल्प कर रहा है और इसको क्या बना रहा है? एनायन, आयनिक बना रहा है। जबकि ये कैसा रहेगा? न्यूट्रल। एनायन में और न्यूट्रल में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ, किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है? एनायन की। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी हुई? क्यू। समझ आया? क्यों? क्योंकि क्यू पर प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, वो एक एनायन है, उसकी चार्ज डेंसिटी बाकी दोनों से ज्यादा है। इन दोनों को कोई तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा, इन दोनों के पास कोई मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, दोनों न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल ही रहेंगे। अब इस कंडीशन में आप क्या कंपेयर करोगे? sp3 sp2। समझ आया? क्यों? क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल हैं, दोनों के पास एक ही लोन पेयर है, कोई फ्रेंड इनको अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, दोनों न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल ही रहेंगे। तो बेटर है डोनेशन के लिए इसको ये sp2 है और ये sp3। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। एग्जाम में कई बार ऐसे में गड़बड़ होगी। आपने ये देख लिया ये डिलोकेलाइज है, लेकिन किस और डिलोकेलाइज हो रहा है? यदि उसी की साइड डिलोकेलाइज होकर दूसरे नाइट्रोजन की हेल्प कर रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट हो जाएगी। इन दोनों में कौन ज्यादा अच्छा हो गया? S के बाद T। मतलब एग्जाम्पल में अब आपको स्ट्रक्चर साइक्लिक में बनाए बेटा, कैसे भी कंसेप्ट आपने देखो सीखा सभी ने, लोन पेयर कंजुगेशन में बोला भी, लेकिन किस साइड कंजुगेशन में ये भी अपन को दिमाग लगाना है। समझ आया ये? तो इसी के साथ अपना बेसिक स्ट्रेंथ बढ़िया तरीके से कंप्लीट हुआ। समझ आया सभी को बेसिक स्ट्रेंथ? अच्छा लगा? चलो होमवर्क में एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस दे रही हूं, उनको लिख लो नोटबुक में। शीट है तो शीट में मार्क कर लो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 के बाद 13 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3। केवल इतना ही। और मैम आज जो छोड़े थे वो भी ना। इससे बेटा क्या है, एक्सरसाइज 2 अपनी साथ में हो जाएगी पूरी। जितने भी एक्सरसाइज 2 में बेस के क्वेश्चन थे वो मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं। टोटल मिलाओगे तो देखो कितने क्वेश्चन है, 7 8 9 10 11 और 3, टोटल 14 क्वेश्चन है। डीपीपी फिर एक साथ दे दूंगी। डीपीपी अपनी कहां तक हो गई है? C8 मैम C5 तक। ओके, C5 के बाद आप अपन कल एक डीपीपी भी दे देते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ की डीपीपी C8 है। एक होमवर्क में ऐड हो गया डीपीपी नंबर C8। फिर C6 C5 को बाद में डिस्कस कर लूंगी। हम C5 तक ही हुआ है। और पढ़ना क्या है बताओ? पढ़ना क्या है? बेस की थ्योरी पूरी रिवाइज करके आनी है। ठीक है, कल अपन एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे। ओके।